आप बोलते हो कि लिविंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं। आप सबको पता है ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर होता है, एक तो इंक्रीज इन सेल नंबर, दूसरा इंक्रीज इन बॉडी वेट। ग्रोथ में जनरली दो फिनोमिनन होती हैं, सेल नंबर इंक्रीज करता है और साथ में बॉडी वेट भी इंक्रीज करता है। जैसे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन बीइंग की, तो जब हम लोग अपना लाइफ स्टार्ट किए थे तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं। तो हमारी बॉडी जाइगोट से स्टार्ट हुई, फिर जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, क्लीवेज हुआ, डिवीजन होते गए और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता गया। पहले एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना, फिर इंडिविजुअल आया। तो एक सेल यानी जाइगोट से हम लोग मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हो गए। दूसरा बताइए, बॉडी वेट, जब आप पैदा हुए थे तो आप 4 केजी के थे, 3 किलो के थे, 4 किलो के थे, 5 किलो के थे। अभी आपका वेट 40 केजी है, 50 केजी है, 60 केजी, 70 केजी। बॉडी वेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ की, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन बॉडी वेट। देखिए, अगर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंपेयर करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों डिफरेंट इवेंट होते हैं। तो आप ये पॉइंट लिखिए, फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बच्चों ये डिफरेंट इवेंट हैं, इसलिए इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो किस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट लिखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ब्रैकेट में लिखिए डिफरेंट इवेंट। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं, यानी सेम इवेंट होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर सेम इवेंट होते हैं तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलोगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव कहोगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो भाई ये पॉइंट लिखिए, फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction they are mutually exclusive event. For multicellular organism growth and reproduction they are mutually exclusive event. दूसरा पॉइंट लिखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। देखिए, सेम इवेंट को इंक्लूसिव कहते हैं और डिफरेंट इवेंट को एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेट इवेंट होते हैं, अलग अलग इवेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों सेम इवेंट होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्लांट की ग्रोथ हमेशा होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल या थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। एनिमल में मेरिस्टम होता है या एब्सेंट होता है? बोलो भैया, एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? नहीं होता है। प्लांट, एनिमल, प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ को इनडेफिनिट ग्रोथ कहते हैं।
indefinite growth. एनिमल की ग्रोथ एक पर्टिकुलर लाइफ, एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है। तो अगर ग्रोथ एक एज के बाद स्टॉप हो जाए तो इसको इंडेफिनिट कहेंगे या डेफिनिट कहेंगे? डेफिनिट ग्रोथ। तो ये पॉइंट आप लिखिए, प्लांट में लिखो इंडेफिनिट ग्रोथ, ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। लिखो indefinite growth, growth takes place throughout the lifespan। और एनिमल में लिखिए definite growth, उसमें लिखो growth stop after a certain age, growth stop after a certain age। क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट की ग्रोथ इंडेफिनिट क्यों होती है? क्योंकि प्लांट में मेरिस्टम होता है, जबकि एनिमल में मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, मेरिस्टम नहीं पाया जाता। अब हम लोग कंपेयर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और नॉन लिविंग की ग्रोथ को। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी ग्रोथ अंदर से होती है, अंदर से होती है मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। बच्चों, इंट्रिंसिक को इंटरनल ग्रोथ भी कहते हैं, इंटरनल ग्रोथ। क्योंकि जब आप एक सेल को डिवाइड करोगे, सपोज आपने सेल डिवीजन किया माइटोसिस के थ्रू, तो आप डीएनए रेप्लिकेशन करोगे। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करोगे, वो भी सेल के अंदर होगी। लिपिड सिंथेसिस करोगे, वो भी सेल के अंदर होगी। तो जितने भी कंपोनेंट हैं सेल सिंथेसिस के लिए, वो सब सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक लकड़ी है, पानी में डाल दो तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वो अंदर की ग्रोथ है क्या? सेल डिवीजन वहां पे इन्वॉल्व हुआ? नहीं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उसमें ग्रोथ बाहर से होती है, एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को एक्सटर्नल ग्रोथ भी कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट की इनडेफिनिट ग्रोथ है, एनिमल की डेफिनिट ग्रोथ है, लिविंग की इंट्रिंसिक ग्रोथ है, नॉन लिविंग की एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम इवेंट होते हैं, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। तो आप इसको कॉपी करिए थोड़ा 2 मिनट के लिए, फिर अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, रिप्रोडक्शन। प्लांट की ग्रोथ को इनडेफिनिट ग्रोथ क्यों कहते हैं? एनीवन? उसमें मेरिस्टम होता है। growth takes place ग्रोथ throughout the life। थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बहुत बढ़िया। एनिमल की ग्रोथ डेफिनेट है क्योंकि ग्रोथ वहां पे एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है। इसके बाद बोलो भाई, लिविंग ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक और नॉन लिविंग ग्रोथ को
सॉरी, लिविंग को इंट्रिंसिक और नॉन लिविंग को एक्सट्रिंसिक क्यों कहते हैं? लिविंग ग्रोथ इंटरनल होता है और नॉन लिविंग सिर्फ आउटर। जो लिविंग ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है। अंदर से इसका मतलब है जब आप ग्रोथ करोगे तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक होता है। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें बाहर से डिपोजिशन होता है, इसलिए एक्सट्रिंसिक होता है। किसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है और किसमें एक्सक्लूसिव इवेंट है? मल्टीसेलुलर में इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव, मल्टीसेलुलर में एक्सक्लूसिव। यूनिसेलुलर में इंक्लूसिव। हाँ, देखिए जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है, इसलिए ग्रोथ को आप डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। तो ये पॉइंट लिखिए, ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग फीचर because extrinsic growth present in non-living objects also. बाकी ग्रोथ आप डिटेल में देखोगे, ग्रोथ चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का भी क्लास 12th में अलग से चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये बताएंगे रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। देखिए रिप्रोडक्शन यूनिवर्सल नहीं है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ऐसा फीचर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली पाया जाए और नॉन लिविंग में ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। आप बताइए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक? लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, फॉर एग्जाम्पल हिरनी, फॉर एग्जाम्पल वर्कर बी, for example sterile human being, जैसे कभी कभी सिंड्रोम हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इन सब की वजह से स्टेरिलिटी आ जाती है। तो आप बताइए रिप्रोडक्शन सारे इंडिविजुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ। तो इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये पॉइंट लिखिए, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग फीचर because it is not universal and absent in many living organisms. Reproduction cannot be a defining feature because it is not universal and absent in many living organisms. अब देखिए हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म आप सब जानते हो, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन ए लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, अगर आप सिंथेसिस करते हो तो एनाबॉलिज्म है, अगर ब्रेक डाउन करते हो तो कैटाबॉलिज्म है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस एनाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन कैटाबॉलिज्म है। फॉर एग्जांपल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है। तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन मेटाबॉलिज्म में फिर एक प्रॉब्लम आ गई, भैया जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो टेस्ट ट्यूब में भी हो जाता है, सेल फ्री सिस्टम में भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का पहला रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? बोलो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एटीपी फास्फेट ग्रुप डोनर होता है, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। ये पहला रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, और ये रिएक्शन लिविंग सेल में हो रहा है। तो जो लिविंग सेल को इन वीवो मीडिया बोलते हैं, इन वीवो। तो अगर ये रिएक्शन लिविंग सेल के अंदर हो रहा है तो इसी रिएक्शन को हम लोग वाइटल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी में स्टेटमेंट पढ़ा है श्योरली लिविंग या नॉन लिविंग, तो ये श्योरली लिविंग रिएक्शन है।
यानी वाइटल रिएक्शन है, इसी को आप लिविंग रिएक्शन बोल सकते हो। बट सेम बायोकेमिकल रिएक्शन में आल्सो टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। आप एक काम करो, टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज ले लो, एंजाइम हेक्सोकाइनेज डाल दो, एटीपी डाल दो, वहां पर भी यही रिएक्शन हो जाएगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। यहाँ पे आपने सप्लाई किया एडिशनली एटीपी हेक्सोकाइनेज। अब आप बताइए, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों रिएक्शन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये कहां पर हो रहा है? इन विवो या इन विट्रो? इन विट्रो मीडिया। और इन विट्रो को सेल फ्री सिस्टम भी कहते हैं। ये सेल फ्री मीडियम में हो रहा है। तो अगर सर हम केमिकल पॉइंट, इन विवो थोड़ा इन विवो का मतलब होता है लिविंग सेल के अंदर। जी कोई सर। भी लिविंग सेल है वहां पर अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसको इन विवो कहते हैं। अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है या किसी ग्लास के कंपार्टमेंट में हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है लिविंग सेल के, तो उसको सेल फ्री मीडियम बोलते हैं या इन विट्रो मीडियम कहते हैं। एक मिनट रुको बेटा। तो देखिए, आप बताओ दूसरा वाला जो रिएक्शन है इसको आप लिविंग रिएक्शन कंसीडर करोगे क्या? अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दोनों रिएक्शन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बच्चों ये लिविंग रिएक्शन कंसीडर नहीं होगा, पहला वाला लिविंग रिएक्शन कंसीडर होगा। लेकिन केमिस्ट्री वाला बोलेगा भैया दोनों सेम है। यही प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म में है। आप बताइए, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बताइए पीसीआर के जो रिएक्शन है वो किस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं? बोलो। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर। उसके अंदर पीसीआर का रिएक्शन करते हैं। तो पीसीआर में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है थर्मोसाइक्लर में, और आपके सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन लिविंग रिएक्शन में कंसीडर होगा? जो सेल में रेप्लिकेशन हो रहा है वो लिविंग रिएक्शन होगा, और जो सेल के आउटसाइड हो रहा है वो नॉन लिविंग रिएक्शन है, लिविंग नहीं है। आपकी किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर ब्लड किस में फिल्टर होता है? नेफ्रॉन्स से। अब आप ये बताइए, अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है तो वही काम डायलिसिस के थ्रू होता है। तो डायलिसिस में भी ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन कौन वाइटल है कौन नॉन वाइटल है? केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रिएक्शन सेम है। तो जो किडनी है उससे जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो वाइटल इवेंट है, और जो डायलिसिस के थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है वो नॉन वाइटल इवेंट है। लेकिन केमिस्ट्री दोनों की सेम है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म नो डाउट इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन में आल्सो टेक्स प्लेस इन सेल फ्री सिस्टम या इन विट्रो मीडियम। ये पॉइंट लिख लीजिए। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट metabolic reaction may also takes place in cell free system या in vitro medium। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो दोनों जगह हो जाते हैं, सेल फ्री सिस्टम में भी हो जाते हैं और लिविंग सेल के अंदर भी हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में आप एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुली। देखिए, भगवान ने दो टाइप के सिस्टम बनाए हैं। एक को नर्वस सिस्टम दिया है, जनरली जो एनिमल्स होते हैं दे हैव नर्वस सिस्टम, इसलिए उसमें रिस्पांस थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम मीडिएटेड रिस्पांस है। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट को भगवान ने नर्वस सिस्टम नहीं दिया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं दिया। और जो प्लांट्स होते हैं उसमें लैक ऑफ नर्वस सिस्टम होता नहीं है, इसलिए वहां पर आपको जो रिस्पांस है वो कंपैरेटिवली स्लो रिस्पांस देखने को मिलेगा। जैसे आपको एक मच्छर काट रहा है, आप इमीडिएटली उसको मार देते हो, वो रिफ्लेक्स है। प्लांट के रिफ्लेक्स शो करेगा। प्लांट को आप कट करो कहीं पे,
तो क्या वो रिफ्लेक्ट शो करेगा? नहीं। तो याद रखना है, प्लांट में कॉन्शियसनेस की जगह जहां पर नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड होता है, जनरली वहां पर हम लोग कॉन्शियसनेस यूज करते हैं। wherever सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज इसको इरिटेबिलिटी कहते हैं, इरिटेबिलिटी। जैसे प्लांट के लिए इरिटेबिलिटी ज्यादा बढ़िया होगा। अब सीधा लिखोगे रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुली, और इमीडिएटली दूसरा पॉइंट लिखोगे रिस्पॉन्स मस्ट बी वाइटल एंड मीडिएटेड थ्रू मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस में आप एक लाइन लिखिए, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुली, पे लिखिए रिस्पॉन्स मस्ट बी वाइटल एंड मीडिएटेड थ्रू लिविंग सेल। बच्चों, वाइटल रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब इसको समझो, मान लेते हैं आपके पास एक शूट टिप है, ये शूट टिप है, ठीक है। इसको आपने यूनिडायरेक्शनल लाइट दिया, एक तरफ से लाइट दिया, तो लाइट एक स्टिमुलस है और ये फिजिकल स्टिमुलस है। लाइट है, ग्रेविटी है, टेम्परेचर है, ये सब फिजिकल स्टिमुलस हैं। तो लाइट क्या है? फिजिकल स्टिमुलस। अब आप ये बताइए, शूट टिप क्या बनाती है? ऑक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है। तो मैंने अभी बताया, अगर आप किसी चीज को बनाते हो तो ये एनाबॉलिज्म है, यानी यहाँ मेटाबॉलिज्म आ गया, ऑक्सिन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब आप यूनिडायरेक्शनल लाइट देते हो तो ये ऑक्सिन बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट करता है और इसका अनइक्वल डिवीजन हो जाता है। जिधर डार्क है इधर ऑक्सिन मैक्सिमम एक्यूमुलेट होता है, और जिधर लाइट है इधर ऑक्सिन मिनिमम एक्यूमुलेट होता है। किधर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है? लाइट की तरफ। और किधर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई होता है? डार्क की तरफ। तो जिधर ज्यादा उधर ग्रोथ ज्यादा, तो डार्क की तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है, जबकि लाइट की तरफ ग्रोथ कम होती है। अब आप बोलो, इधर ज्यादा ग्रोथ है डार्क साइड में, इधर कम ग्रोथ है लाइट साइड में, तो ये किधर बेंड कर जाएगा? बेंडिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स लाइट, और ये रिस्पॉन्स है, लाइट की तरफ बेंड हो जाना, ये रिस्पॉन्स है। और इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ये वाइटल रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स कैसा है? लिविंग रिस्पॉन्स है, वाइटल रिस्पॉन्स। बच्चों, एक छोटा ऑर्गेनिज्म भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसिटिव होता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप हो, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, कांपने लगते हो, और उसमें शिवरिंग में थर्मोजेनेसिस होती है और आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। मान लेते हैं आपको गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, उससे कूलिंग इफेक्ट आता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। प्लांट है वो लाइट से रिस्पॉन्स करते हैं, ग्रेविटी से रिस्पॉन्स करते हैं, इवन टच से भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट टच मी नॉट में होता है, टच करिए रिस्पॉन्स होगा। तो प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली से सेंसिटिव होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुली से रिस्पॉन्स करते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी दुनिया का ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, एंटिटी नहीं है जो रिस्पॉन्स करे। देखिए, अब आप यहाँ पे बातें कर सकते हो, अरे मेरे पास रिमोट है, हमने यहाँ रिमोट को प्रेस किया, उधर टीवी ऑन हो गया। तो आप बोलोगे अरे रिस्पॉन्स हुआ, देखो हमने रिमोट प्रेस किया और टीवी चलने लगा, हमने रिमोट प्रेस किया और एसी ऑन हो गया, हमने रिमोट प्रेस किया और पंखा चलने लगा। सैटेलाइट कंट्रोल कर रहे हो आप यहाँ से बैठे बैठे। तो क्या वो रिस्पॉन्स वाइटल रिस्पॉन्स होगा? नो, इट इज नॉट वाइटल रिस्पॉन्स। मैंने बताया दैट रिस्पॉन्स मस्ट बी मीडिएटेड थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग सेल। तो उसको हम लोग वाइटल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुली से रिस्पॉन्स करना लिविंग सेल के थ्रू, इसको वाइटल रिस्पॉन्स कहते हैं, और इस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। सो कॉन्शियसनेस इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने बेटरमेंट के बारे में सोचना, अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। एंड ओनली ह्यूमन बीइंग हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है और किसी के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसीलिए उसका इवोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ह्यूमन बीइंग आपको हर जगह दिखता है, प्लांट को काट के फेंक देते हो, अपनी बस्ती बसा देते हो वहां पे। आप बोलोगे नहीं नहीं, कुत्ता भी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, बिल्ली भी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता है, बिल्ली है, पैरेट है, तोता है, इन सब में आप लर्निंग बिहेवियर डेवलप कर सकते हो। आप खुद सोचो, कुत्ता बड़ा इमोशनल है, आपके साथ रहता है, आपको कोई अटैक करता है तो वो बचा लेता है आपको। आप बोलोगे ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल हुआ कुत्ता, कॉन्शियसनेस है इसमें। नहीं, पहला ही क्वेश्चन ये है, अगर कुत्ते में कॉन्शियसनेस होता तो वो पालतू क्यों होता, पेट एनिमल क्यों होता? भाई आप पेट एनिमल हो क्या? नहीं हो। तो कुत्ता पेट है, इसका मतलब उसमें कॉन्शियसनेस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सॉरी कुत्ते में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है, बेटा एक मिनट। हाँ सॉरी। तो देखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग में होता है और किसी में नहीं होता। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि अच्छा ये बताओ, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम ऑर्गेनिज्म किसके लिए कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होना है सेल। अगर आपके पास सेल नहीं है तो आप लिविंग नहीं हो, नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग एंटिटी में आएगा। ये कनेक्टिंग लिंक हो, जैसे वायरस है, वायराइड्स है, प्रियॉन्स है, वो नॉन लिविंग में कंसिडर, वो लिविंग में कंसिडर नहीं होते और उसका कोई क्लासिफिकेशन में पोजीशन भी नहीं होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस है, वायराइड्स है और प्रियॉन्स है, इनका कोई भी किंगडम में इसका पोजीशन नहीं है। तो मिनिमम लिविंग होने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेल होना चाहिए, सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर हो, फिर मल्टी सेलुलर हो गए, फिर टिश्यू आया, फिर लूज टिश्यू आया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बेसिस पे आपने बना दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया। तो ये सारी लाइफ फॉर्म है। क्या है ये, बोलिए? लाइफ फॉर्म। अब बताइए, जो लाइफ फॉर्म है इसका डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? द आंसर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जरा बोलो भाई, डिफाइनिंग फीचर में क्या क्या आएगा? डिफाइनिंग फीचर में 3 पॉइंट आएंगे। एक तो डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म है,
दूसरा डिफाइनिंग फीचर कॉन्शियसनेस है, और तीसरा डिफाइनिंग फीचर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों डिफाइनिंग फीचर हैं, लेकिन याद रखना पहली वाली दोनों डिफाइनिंग फीचर किसकी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, लेकिन लास्ट वाली डिफाइनिंग फीचर किसकी है, लाइफ फॉर्म की है। किसकी है बोलो भाई, लाइफ फॉर्म। अब डिफाइनिंग फीचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ फॉर्म में डिफरेंस है। लाइफ फॉर्म का मतलब यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ये सब टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आप पहला प्रेफरेंस कॉन्शियसनेस को दोगे। अगर मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों ऑप्शन में है तो आप पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, कॉन्शियसनेस को। सेकंड प्रेफरेंस पे मेटाबॉलिज्म जाएगा। ओके, सेकंड प्रेफरेंस में आप मेटाबॉलिज्म को सिलेक्ट करोगे। चलो भाई एक बार हम फिर पूछ लेते हैं, बताओ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म क्या होगा और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा। लाइफ फॉर्म होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग होगा मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियस। वेरी गुड। अगर दोनों में, अगर ऑप्शन में दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर में रखोगे, नो। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, इसलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं और क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, टैक्सॉन क्या है। तो हम किसी का एड्रेस पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई स्टूडेंट को पकड़ते हैं, ये है क्या नाम है इनका, अनंता किशोर पॉल। मान लेते हैं मिस्टर अनंता किशोर पॉल आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका एड्रेस हम लिखते हैं। अब बताइए अनंता की कंट्री कौन है, ऑब्वियसली इनकी कंट्री इंडिया है। अनंता का स्टेट क्या है, स्टेट खड़गपुर की बात मैं कर रहा हूं तो स्टेट क्या जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा। स्टेट के बाद इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर है, मेदिनीपुर। सिटी क्या है, खड़गपुर है, खड़गपुर। आईआईटी कौन सी है इनकी बोलो भाई, इनकी आईआईटी है केजीपी। आईआईटी में जाओगे तो वहां पे हॉस्टल, हॉल ऑफ रेजिडेंस होगा, इनका है विद्यासागर, वीएस हॉल ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। अब वहां पे रूम नंबर में जाओगे तो इनका जो रूम नंबर है वो है A101। सपोज ये इनका एड्रेस है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, अनंता। ये मिस्टर अनंता है और ये सपोज बीटेक कर रहे हैं, वैसे हम इनको डॉक्टर बनाएंगे लेकिन ये आईआईटी खड़गपुर से सपोज बीटेक कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को डिफाइन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कितनी कैटेगरी बनाई बोलो, 7 कैटेगरी। अब इस एड्रेस में हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, कंट्री। लोएस्ट कैटेगरी कौन है, रूम नंबर। तो अगर आप कंट्री से रूम की तरफ आओगे तो ये असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, ले बोल ही नहीं रहे हो, डिसेंडिंग होगा। अगर आप रूम से कंट्री की तरफ जाओगे तो ये क्या होगा, असेंडिंग होगा। सो इन द सेम वे इफ यू वांट टू डिस्क्राइब ऑर्गेनिजम्स एड्रेस, अगर आपको ऑर्गेनिज्म का एड्रेस लिखना है तो आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाओगे, ठीक। और वहां पे आएगा किंगडम, डिवीजन। डिवीजन किसके केस में होता है, प्लांट के केस में। फाइलम किसके केस में होता है, एनिमल के केस में। क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस, स्पीशीज। आप बताइए, इन द सेम वे organisms address having how many taxonomic category? 1 2 3 4 5 6 7। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर जो कैटेगरी है उसमें एरो नीचे से ऊपर लगा हुआ है, मतलब ये एग्रीगेट्स ऐसे हैं, सबसे छोटे से बड़ा बनाओगे आप, तो ये कौन सा ऑर्डर है? नीचे से ऊपर जा रहे हो, डिसेंडिंग, असेंडिंग? ascending, यस, ये असेंडिंग है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। बच्चों, ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये ऑब्लिगेट कैटेगरी है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी होती हैं, जैसे आपने किंगडम के बाद सब किंगडम लिख दिया, डिवीजन के बाद सब डिवीजन लिख दिया, सब फैमिली, सब क्लास, सारी कैटेगरी क्या होती हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरी। इसीलिए इंटरमीडिएट कैटेगरी को और क्या बोलते हैं? बोलो भाई, सब कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सब कैटेगरी। अब बताओ, हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हुई? किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी कौन सी हुई? स्पीशीज। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज है। लेकिन ये 5 किंगडम के हिसाब से है। अगर अभी 6 किंगडम आया, जिसमें किंगडम के ऊपर की भी एक कैटेगरी आ गई है, डोमेन, तो अगर स्पेशली 6 किंगडम पूछता है तो वहां पे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, कंट्री में ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे या स्टेट में होंगे या डिस्ट्रिक्ट में होंगे? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस में होगा? country में, कंट्री में। इन द सेम वे हमने लिखा किंगडम प्लांटी, तो भैया प्लांटी में सारे प्लांट होंगे, एल्गी भी होगा, ब्रायोफाइट भी होगा, टेरिडोफाइट भी होगा, जिम्नोस्पर्म भी होगा, एंजियोस्पर्म भी होगा। तो जो प्लांटी है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। हम आ गए डिवीजन एंजियोस्पर्मी, तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में आ गए। हम आ गए फैमिली ब्रासिकेसी, तो सिर्फ फैमिली में आ गए। हम आ गए मैंगीफेरा इंडिका, तो सिर्फ मैंगो आपको देखना है। इसका मतलब है, अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ माइग्रेट करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, घटेंगे? डिक्रीज होंगे। डिक्रीज होंगे। उल्टा कर दो, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, ये बताओ, कंट्री बहुत डाइवर्स है। अरे हाँ, सर ट्राइब कौन है? क्या? ट्राइब ट्राइब इंटरमीडिएट कैटेगरी है। किसके बीच में? इमीडिएटली मैं नहीं बता सकता। किसी किसी 2 कैटेगरी के बीच में ट्राइब आता है, इंटरमीडिएट कैटेगरी है। ठीक है, फिर से आइए आप, ठीक है। देखिए कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। आप बताइए, कंट्री बहुत डाइवर्स है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। आप वेस्ट बंगाल में आ गए तो कुछ ना कुछ कॉमन है, सबका लैंग्वेज एक जैसा है, सबके फूड एंड फेस्टिवल्स एक जैसे हैं। आप आईआईटी खड़गपुर में चले गए, सब आईआईटीएन घूम रहा है उसमें। आप वीएस हॉल ऑफ रेजिडेंस चले गए, सारा बीटेक बायोटेक घूम रहा है उसमें। तो जैसे जैसे आप हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ से लोएस्ट कैटेगरी की तरफ जाओगे तो डाइवर्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? डाइवर्सिटी कम होगी। कम होगी। कॉमन कैरेक्टर, सिमिलरिटी इंक्रीज करता चला जाएगा। सो हियर आल्सो इफ वी मूव फ्रॉम किंगडम टुवर्ड्स स्पीशीज, तो कॉमन कैरेक्टर यानी सिमिलरिटी, कॉमन कैरेक्टर को सिमिलर कैरेक्टर भी कहते हैं। सिमिलरिटी ये इंक्रीज करती है। डाइवर्सिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज। अब देखो, यहाँ पे आप ऐसे सोचो, अनंता बेसिक कैटेगरी है। ये जो अनंता है भैया, अनंता इंडिया में रहते हैं तो ये इंडियन है। अनंता वेस्ट बंगाल में रहते हैं
तो ये बंगाली हैं। अनंता आईआईटी में पढ़ते हैं तो ये आईआईटीएन है, आईआईटीएन है ये। तो सब एक ही बंदा है, मतलब अनंताई इंडियन है, अनंताई बंगाली है, अनंताई आईआईटीएन है। एक मिनट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी सर। तो ये देखिए बेसिक कैटेगरी अनंता है, ये इंडियन भी है, यही बंगाली भी है, यही आईआईटीएन भी है। अब आप बताइए जो इंडियन है ये किस कैटेगरी का टैक्सॉन है? टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ रियल एंटिटी। इंडियन टैक्सॉन है, इंडिया या फिर कंट्री। अरे भैया ये कंट्री लेवल का टैक्सॉन है ना, तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर एक टैक्सॉन होगा। बंगाली किस लेवल का टैक्सॉन है? स्टेट लेवल का। आईआईटीएन किस लेवल का टैक्सॉन है? आईआईटी लेवल का। बिल्कुल ऐसे ही आप वो एग्जांपल मत लिखिए। सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे, आप बताओ वीट। वीट एक प्लांट है या एनिमल है? प्लांट है। एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म है। डाइकॉट है, मोनोकॉट है? मोनोकॉट है। बच्चों ये सब टैक्सॉन है, ये सब क्या है? टैक्सॉन। क्योंकि ये लिविंग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करता? लिविंग एंटिटी। अब जरा बताओ वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? बोलो भाई। ट्रिटिकम एस्टिवम। Triticum aestivum. प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं वो कलेक्टिवली प्लांटी बनाते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट, प्लांटी। ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी। ग्रुप ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉटिलिडनी। ये सब टैक्सॉन है। अब बोलिए वीट किस लेवल का टैक्सॉन है? स्पीशीज लेवल का। प्लांट किस लेवल का टैक्सॉन है? किंगडम लेवल का। एंजियोस्पर्म किस लेवल का टैक्सॉन है? डिवीजन लेवल का। मोनोकॉट किस लेवल का टैक्सॉन है? क्लास लेवल का। सो ईच टैक्सॉन हैविंग डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर टैक्सॉन का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। अब भाई बोलो कुत्ता, डॉग एक एनिमल है? एनिमल है। मैमल है? मैमल भी है। तो ये जो डॉग, एनिमल, मैमल ये सब क्या है? टैक्सॉन है। अब डॉग किस लेवल का कैटेगरी क्या होगी इसकी? स्पीशीज। एनिमल क्या होगा? किंगडम एनिमलिया। मैमल क्या होगा? क्लास मैमेलिया। सो बी केयरफुल, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन टैक्सॉन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में क्लासिफिकेशन बताया, वेरी शॉर्ट फॉर्म। आप जरा बताइए कौन कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और उसमें हाईएस्ट कौन है, बेसिक कौन है,
अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो क्या चेंजेस होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो क्या चेंजेस होंगे। इसके बाद आप बोलो टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, कोई एक स्टूडेंट बता दे, एनीवन। चलो अच्छा हम पूछते हैं, हाउ मेनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाउ मेनी ऑब्लिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? 7. 7. जरा उसका असेंडिंग ऑर्डर पढ़िए, असेंडिंग ऑर्डर। Species, genus, family, order, class, division, kingdom. बहुत बढ़िया। ये बताओ जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या पैटर्न होगा असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे या घटेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? डिक्रीज होगा। बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे। यस, डिक्रीज होंगे। ठीक है, इरेज कर दें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टैक्सोनॉमिक एड्स। जैसे आपने सुना होगा हियरिंग एड, एड का मतलब जो हेल्प करता है। हियरिंग एड्स किस में हेल्प करते हैं? सुनने में। तो टैक्सोनॉमिक एड्स आपको किस में हेल्प करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हेडिंग डालिए टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स में एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स में हर्बेरियम, हर्बेरियम। दूसरा बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। म्यूजियम, म्यूजियम। टैक्सोनॉमिक की, टैक्सोनॉमिकल की। इसके बाद फ्लोरा, फ्लोरा जैसा ही फाना होता है। मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। चलो भाई एक एक डिफाइन कर लेते हैं। हर्बेरियम को बताएगा, हर्बेरियम इज द ड्राइड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑन हर्बेरियम शीट। यहाँ पे आप प्लांट को ड्राई करते हो और ड्राई करने के बाद में उसको एक पेपर, जिसको हर्बेरियम शीट कहते हैं, उस पे आप स्टिक कर देते हो, चिपका देते हो। आप बोलो हर्बेरियम में जो प्लांट मटेरियल ऑर्गेनिज्म है या प्लांट का जो सैंपल है वो लिविंग होगा या डेड होगा? डेड। डेड होगा। तो वो किसी टाइप का कंजर्वेशन है या नहीं है? भैया कंजर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं, कंजर्वेशन डेड का नहीं करते। तो हर्बेरियम कोई भी कंजर्वेशन नहीं है, ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब आ जाइए आप बॉटनिकल गार्डन में। तो बॉटनिकल गार्डन में हम लोग लिविंग प्लांट, जो प्लांट हैं वो किस कंडीशन में होते हैं? वो ड्राई और डेड नहीं होते हैं, वो लाइफ कंडीशन में होते हैं।
तो ये कंजर्वेशन है। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन दोनों कौन सा कंजर्वेशन है, इन सीटू या एक्स सीटू? एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में क्लास 12th में पढ़ोगे। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी नेचुरल हैबिटेट पे प्रोटेक्ट करते हो तो इन सीटू प्रोटेक्शन होता है। अगर आप उसको आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट करते हो तो एक्स सीटू प्रोटेक्शन है। तो जैसे बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है। अब देखिए, इंडिया में सबसे पहली जो बॉटनिकल गार्डन स्टैब्लिश हुई वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा है। वेस्ट बंगाल में सबसे लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन भी है, और वो आईबीजी कोलकाता या आईबीजी हावड़ा है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। एक दूसरी बॉटनिकल गार्डन है जो लखनऊ में है, एनबीआरआई। पूरा नाम बोलो भाई एनबीआरआई का। एनबीआरआई का फुल फॉर्म? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। एक और बॉटनिकल गार्डन है जो देहरादून में है, एफआरआई बोलते हैं उसको। ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, ये क्यू इंग्लैंड में है। इसके बाद जूलॉजिकल गार्डन की बात करते हैं। जूलॉजिकल गार्डन भी एक्स सीटू कंजर्वेशन है, और यहाँ पे बच्चे ज्यादा, चिल्ड्रन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं विजिट करना जूलॉजिकल गार्डन को। यहाँ पर बिहेवियरल स्टडी, फूड स्टडी, ये सब करते हैं। एनिमल का बिहेवियर कैसा है, खाते क्या है, हैबिटेट उनकी क्या है, ये सब भी स्टडी करते हैं। लार्जेस्ट जू वर्ल्ड का कहां पर है, कोई बोलेगा? साउथ अफ्रीका में क्रूगर जू बोलते हैं, KRUGER। देखिए, जो म्यूजियम है, म्यूजियम में कभी भी एनिमल या प्लांट को लिविंग कंडीशन में नहीं रखते, यहाँ पे डेड कंडीशन में स्पेसिमेन होते हैं। जनरली उनको फार्मलिन में सबमर्ज करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो जूलॉजी लैब आपकी होती है, वहाँ बहुत छोटे छोटे एनिमल के सैंपल होते हैं, वो फार्मलिन में कंजर्व करके रखे रहते हैं। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो छोटा सा म्यूजियम सेटअप करते हैं स्टडी पर्पज से। स्पेशली जो जूलॉजी लैब आपकी होती है, वहां पे म्यूजियम पाया जाता है, उसमें बहुत सारे स्पेसिमेन होते हैं जो फार्मलिन में रखे रहते हैं। इसके बाद जो म्यूजियम होते हैं वो कोई भी कंजर्वेशन नहीं है, प्लांट और एनिमल दोनों का म्यूजियम होता है। देखिए, अगर लिविंग एंटिटी का म्यूजियम होता है तो उसको हम लोग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहते हैं। मान लेते हैं आप साबरमती आश्रम चले गए, वहां गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, गांधी जी का चश्मा रखा हुआ है, दैट इज नॉट नेचुरल हिस्ट्री, वो हिस्ट्री म्यूजियम हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जाओगे। ठीक है। टैक्सोनॉमिकल की, यहाँ पे आ जाओ आप, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो की होता है इसमें, ये एक बुक है जिसमें आपको पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं। सपोज एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं सिंपल लीफ। ये कंट्रास्टिंग पेयर होता है कंपाउंड लीफ। तो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखा हुआ है। अब आप इस पेयर में से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे और दूसरे कैरेक्टर को डिक्लाइन कर दोगे। मान लेते हैं आपने सिंपल लीफ सेलेक्ट किया, कंपाउंड लीफ को रिजेक्ट कर दिया। आप अपना प्लांट देखोगे, जो कैरेक्टर एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर लोगे। अब इसमें फर्दर पेयरिंग होगी। जो सिंपल लीफ है, सपोज इसमें लिखा हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फिर लिखा हुआ है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, यहां पर भी दो कैरेक्टर लिखे हुए हैं। ऐसे करके बहुत सारे पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर आएंगे। आप उसमें एक सिलेक्ट करोगे, दूसरा रिजेक्ट करोगे। बच्चों, ये जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर हैं, दे आर कॉल्ड एज कपलेट। इनको क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। एंड ईच कपलेट हैविंग टू इंडिविजुअल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो जो कपलेट का इंडिविजुअल स्टेटमेंट होता है, इसको लीड कहते हैं, LEAT। तो हर कपलेट में कितने स्टेटमेंट होते हैं? 2 स्टेटमेंट होते हैं, यानी 2 लीड होते हैं। यही पूछा जाता है। आप लिखिए टैक्सोनॉमिक की, दे आर बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर कॉल्ड एज कपलेट। लिखिए टैक्सोनॉमिक की, दे आर बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर कॉल्ड एज कपलेट।
ये की आर बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर कॉल्ड एज कपलेट। अब बताइए हर कपलेट का कितना स्टेटमेंट होता है? ईच कपलेट हैविंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? 2। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड एज लीड। इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड एज लीड। Individual statement of couplet is called as lead. Individual statement of couplet is called as lead. Flora. मान लेते हैं आप किसी हैबिटेट को सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चले गए, क्या नाम है इसका, खंडगिरी। खंडगिरी में किस किस हैबिटेट में कौन कौन से प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसका आपने एक डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, आपने एक बुक बनाई। उस बुक में किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से प्लांट किस किस हैबिटेट में पाए जाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन उसमें पाया गया, इसी को फ्लोरा कहते हैं। तो फ्लोरा में लिखिए, हैबिटेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। हैबिटेट वाइज distribution pattern of plant species of a particular region. Habitat wise distribution pattern of plant species of a particular region. बिल्कुल ऐसे ही फाना होता है। क्या होता है? फाना। वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है? एनिमल का। फाना में लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनिमल। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनिमल। देखिए मैनुअल थोड़ा कंप्रेस्ड होता है और उसमें एनिमल और प्लांट दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। तो जो मैनुअल है इट इज द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फाना। इसी को कंप्रेस करके यहाँ पे डाल दो। कैसे कंप्रेस्ड होगा? तो यहाँ पर हैबिटेट डिस्क्राइब नहीं होता है। तो जो मैनुअल होता है किसी भी रीजन का, किसी भी रीजन में कौन कौन से प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वो डिस्क्राइब होते हैं, लेकिन यहाँ हैबिटेट को डिलीट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है। फ्लोरा इंडिविजुअली एक्सक्लूसिवली प्लांट का होता है, फाना एक्सक्लूसिवली एनिमल का होता है, मैनुअल दोनों के होंगे। मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में आप किसी एक टैक्सॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखोगे। जैसे आपको देखना है खंडगिरी में सपोज ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, खंडगिरी में एंजियोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, खंडगिरी में डाइकॉट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, खंडगिरी में मैमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सिंगल टैक्सॉन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सिंगल टैक्सॉन, ये क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ कहलाएगा। और खंडगिरी में कौन कौन से प्लांट है, ये कौन कौन से एनिमल है, इसका आपने सिर्फ लिस्ट बना लिया। ए से कौन कौन से प्लांट्स हैं, बी से कौन कौन से प्लांट हैं, अप टू द जेड। तो ये आपने एक लिस्टिंग कर ली, लिस्ट बना लिया ए से जेड तक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलॉग कहते हैं। तो फिर से देखिए ये टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एड बनता है वो बनता है आपका, कहां चला गया, टैक्सोनॉमिकल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और की में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो कपलेट और लीड पर आया है। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर इज कॉल्ड एज कपलेट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड। तो ये हमने आपको मेन पॉइंट्स चैप्टर 1 के बताए। किसी को इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, डिस्कशन। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, क्लासिफिकेशन, सर जिसमें पूछो बेटा। डोमेन क्या है? डोमेन थोड़ा डोमेन क्या है अभी बता रहे हैं जस्ट। देखिए क्या हुआ कि सबसे पुराना जो क्लासिफिकेशन पैटर्न है जिसको लिनियस ने प्रपोज किया था, वो जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल पर बेस्ड है, और वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी था और दूसरा किंगडम एनिमेलिया था।
तो किंगडम प्लांटी में सेल वॉल बोलो प्रेजेंट था, और किंगडम एनिमालिया में सेल वॉल एब्सेंट। माइनस एब्सेंट था। ठीक है, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये बहुत पुराना है और इसको सबसे पहले लिनियस ने प्रपोज किया था। इसके बाद फिर फर्दर चेंजेस हुए, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया। एनसीईआरटी 5 किंगडम को ही फॉलो करती है। सुनो, 5 किंगडम में मोनेरा, बोलो भाई दूसरा प्रोटिस्टा, प्लांटी फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मोनेरा को एक्सक्लूसिव किंगडम बना दिया गया प्रोकैरियोट्स के लिए। मोनेरा प्रोकैरियोट्स का एक्सक्लूसिव किंगडम बन गया। तो आप बताओ बाकी सारे किंगडम में क्या चला गया? यूकैरियोट्स। ओके, तो पहले आपने मोनेरा बनाया और उसमें प्रोकैरियोट डाल दिए, बाकी सारे किंगडम में यूकैरियोट्स चले गए। इसके बाद जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे फंजाई में, जैसे स्लाइम मोल्ड है, ये पहले फंजाई में था। जैसे आपका क्या बोलते हैं, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, तो ये प्रोटिस्टा में चली जाएगी। तो जो फंजाई के यूनिसेलुलर थे वो प्रोटिस्टा में चले गए। प्लांटी में यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ये किस में चला गया? प्रोटिस्टा में। एनिमालिया में प्रोटोजोआ पूरा उठ के चला गया प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पे जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो सब चले आए। तो ये किंगडम बन गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का। किसका है ये? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का। अब आप बताओ बचे हुए जो 3 किंगडम है इसमें क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इसीलिए जब आप प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे लिखा है बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका सीधा मतलब है प्रोटिस्टा में आपको फंजाई के कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, प्रोटिस्टा में आपको प्लांटी के भी कैरेक्टर मिल जाएंगे, और प्रोटिस्टा में आपको एनिमल का भी कैरेक्टर मिल जाएगा। इसीलिए इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके कैरेक्टर दूसरे किंगडम में भी जा सकते हैं। अब देखिए जो प्लांटी था, इट वाज द एक्सक्लूसिव किंगडम फॉर मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑटोट्रॉफ थे, लेकिन इसमें पहले फंजाई थे, वो फिट नहीं हो रहा था, इसलिए प्लांटी से फंजाई को हटा के अलग किंगडम में डाल दिया गया, किंगडम फंजाई में। तो ये आपका, अब बताइए जो फंजाई है इट इज द यूनिक किंगडम फॉर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो एक तो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है किसमें, एनिमालिया में, इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर से देखिए यहाँ पे जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक मोनेरा है जो मल्टीसेलुलर होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मल्टीसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं, सेप्रोफाइट, बहुत सारे पैरासिटिक होते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। आपको पता है फोटो ऑटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और बाकी जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं दिस दैट, वो सब क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, कुछ लोग गलत बोलते हैं, लिख देते हैं प्रोटिस्टा, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें होती है? मोनेरा में। ओके, तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मैक्सिमम मोनेरा में। तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफ भी हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हैं, हेट्रोट्रॉफ में सेप्रोफाइट भी हैं, पैरासाइट भी हैं, सब हैं। अब आप देखिए फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ है और एनिमालिया भी हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन एनिमालिया में आपको होलोजोइक एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मिलेगा जो फंजाई में नहीं है। अब देखिए आपको ये इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंजाई में लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है?
लूज टिश्यू होता है। यहाँ पर जो हाइफी है वो एग्रीगेट होके लूज टिश्यू बनाती हैं, वो आपको फ्रूटिंग बॉडी में दिखेगा। जैसे बेसिडियो कार्प है, एस्को कार्प है, उसमें लूज टिश्यू दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेनली प्रॉब्लम क्या थी। 5 किंगडम में प्रॉब्लम ये थी कि जो आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, बहुत पुराने हैं, और यू बैक्टीरिया, इन दोनों का फाइलोजेनी इवोल्यूशन अलग अलग था। आर्कीबैक्टीरिया का इवोल्यूशन और यू बैक्टीरिया का इवोल्यूशन अलग अलग एनवायरनमेंट में हुआ था, और उसको एक ही किंगडम मुनरा में पटक के डाले हुए थे। तो आगे चल के जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कार्ल वीज ने प्रपोज किया, तो उन्होंने सीक्वेंसिंग कर दी 16s आरआरएनए की। 16s आरआरएनए को फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में यूज करते हैं। अगर आपको फाइलोजेनी देखनी है तो आप ऑर्गेनिज्म का 16s आरआरएनए निकालो और उसकी सीक्वेंसिंग कर लो। इन्होंने देखा आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बहुत डिफरेंसेस थे, इसलिए इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। देखिए 3 डोमेन्स क्वाइन किए। डोमेन एक था डोमेन आर्किया, दूसरा था बैक्टीरिया ARCHAEA, दूसरा था बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन क्या था, यूकैरिया। तो कितने डोमेन इन्होंने क्वाइन किए, 3 डोमेन। और आर्की बैक्टीरिया को उठा के आर्किया में डाल दिया, इसमें डाल दिया आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को डाल दिया किसमें, बैक्टीरिया में। तो बेसिकली जो मुनरा किंगडम था इसको खंडिया कर दिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया में। और बाकी जो बचे हुए 4 हैं, कौन कौन, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया, ये 4 किंगडम को कहां डाल दिया, यूकैरिया डोमेन में। तो 4 किंगडम यूकैरिया में चले गए, एक चला गया बैक्टीरिया डोमेन में, एक चला गया आर्किया डोमेन में। तो ये 4 और 2 टोटल कितने हो गए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर किंगडम के ऊपर की भी एक कैटेगरी आ गई, एंड दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 3 डोमेन क्वाइन हुए, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्किया में किंगडम आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया। सो इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ मोनेरा, ये किंगडम मोनेरा को ही खंडिया कर दिया गया, किसमें, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया में। और यूकैरिया डोमेन में बचे हुए 4 किंगडम डाल दिए। तो टोटल किंगडम कितने हो गए, 6 किंगडम। एंड इट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन which is purely based on evolution। किस पर बेस्ड है ये, evolution पर बेस्ड है। ठीक है, चलो भाई चलते चलते आप बताओ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में मिलेगा, एनिमल। एनिमल। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में मिलता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। मोनेरा। फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में मिलेगा, मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, तीनों में मिलेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, तीनों में आपको फोटो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, क्योंकि जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो भी यहाँ पर आई हैं। और प्रोटिस्टा में क्या है, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो मोनेरा में भी होगा, प्रोटिस्टा में भी होगा, और प्लांटी में भी होगा। ठीक है, लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा, लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई में होता है। याद रखना, जो प्लांट होते हैं उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है। जैसे लीफ एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है, फ्रूट एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है। लेकिन एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे स्टमक, इसोफेगस, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सब इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बने डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम बोलते ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लांटी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमालिया, लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फंगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा। समझ गए, कौन सा किंगडम है जिसमें सारे किंगडम से एक्सेप्ट मोनेरा
मुनरा को छोड़ के और सारे किंगडम से ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं। प्रोटिस्टा। चलो भाई बताओ डोमेन क्या होता है, एनीवन? डोमेन इज upper level of kingdom. हाँ, डोमेन इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने डोमेन है? हाउ मेनी डोमेन्स? 3 domains. 3 डोमेन्स हैं। अब बताइए, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया, दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ विच किंगडम? Monera. मोनेरा की स्प्लिटिंग है। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का भी हमने आपको जनरल आइडिया दिया, आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर हम ये क्लास शट डाउन कर दें। एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? सर अब क्या 8 किंगडम पे रिसर्च किया गया है? 8 किंगडम नहीं है, 8 किंगडम कहीं नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ, 8 किंगडम है या फिर आपने 9 किंगडम जो भी पढ़ा है, ये बायोलॉजी टुडे का क्लासिफिकेशन है, वो कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, बकवास बुक है। बायोलॉजी टुडे को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। 8 किंगडम अभी तक कहीं प्रपोज नहीं हुआ है, ठीक है? जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो डोमेन वाला है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 8 किंगडम से और 7 किंगडम ये सब कुछ नहीं है। 5 के बाद 6 तक गया है, 7 8 कुछ नहीं है। वो जहां कहीं भी आपने पढ़ा है वो सब फेक है, वो ठीक नहीं है। और भाई कोई पूछेगा कुछ? एनीवन एल्स? कोई और कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा, यहाँ सारे सीबीएसई है, सीएचएससी सीबीएसई कंबाइंड है? Combined. कंबाइंड है। तो विकास सीबीएसई सीएचएससी? सर CHSC। सीएचएससी। इप्सिता? Sir, अरे CHSC. सुनो, अच्छा जो भी सीएचएससी बच्चे हैं, काइंडली आप लोग एनसीईआरटी रखिए और एनसीईआरटी को ही पढ़िए, ठीक है? Yes, sir. भाई मीटिंग शट डाउन कर दें, कोई डाउट नहीं है, गुड बाय। अरे बाय बाय तो बोल दो। जी सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.